अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा ताहिर। ये लाहौर के एक बड़े ही रिनाउंड मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और इसके अलावा ये एस्थेटिक्स से डील करती हैं, जो कि आपको पता है कि मेडिसिन का एक बड़ा लेटेस्ट और मॉडर्न और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो आज हम पहले इनसे बात करेंगे उस फ़ील्ड के बारे में जिसके बारे में ये पढ़ाती हैं एक मेडिकल कॉलेज में, और वो फ़ील्ड है फ़ॉरेंसिक का। और आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़ॉरेंसिक का मतलब है कि पोस्टमार्टम। तो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि ह्यूमन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया जाता है इन मोस्ट केसेस जब क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो पोस्टमार्टम है, इसका क्या, ये जो रिपोर्ट आप तैयार करते हैं, इसमें बेसिकली क्या बताया जाता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बेसिकली एक तो ये कि हर एक बॉडी की नहीं की जाती, जिन के ऊपर सस्पेक्ट होता है या किसी के क्राइम से रिलेटेड कोई ऐसी होती है या जिसके ऊपर शक होता है कि इसको नॉर्मल डेथ नहीं हुई, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है जिसका जस्टिस के साथ ताल्लुक़ है। तो वो उसे हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी या मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहते हैं। और वो हम डायरेक्टली नहीं करते। जब पुलिस हमारे पास कोई केस लेकर आती है तो उनको ये चाहिए होता है कि जो एलिगेशंस लगाई गई हैं रिश्तेदारों की तरफ से, उनके मुताबिक जो डैमेज या जो इंजरी कॉज की गई है, जो डेथ की वजह बनी है, क्या वो उनको ठीक लग रही है। तो हमारा जो एविडेंस है उसको एग्जामिनेशन करने के बाद जो हम लिख के देते हैं वो हम वो बताते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी रिपोर्ट में क्या था या उनको क्या चीज़ दर्ज कराई गई थी, क्या वो बॉडी में मौजूद है या नहीं है। मतलब हम सिर्फ बॉडी की अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो लिख देते हैं। वो उन्होंने टैली करना है कि हाँ जी जो हमारे पास FIR एलिगेशन दर्ज की गई है उससे मुताबिकत कितनी है, वो सच बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे। तो मतलब रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है? मतलब ओके, रिपोर्ट में सबसे पहले तो लिखा होता है जो आइडेंटिफिकेशन है, उस जो बंदा हमारे पास आया है उसका नाम और उसका सारा एड्रेस वगैरह, उसका ID कार्ड जो उसका था और लवाहिकीन का। इसके अलावा उसमें ये दर्ज होता है जो लोग लेकर आए हैं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, वो उनका पेटी नंबर वगैरह और उनकी डिटेल भी होती है, क्योंकि आपने भी रिपोर्ट जब हैंड ओवर करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि कौन लेकर आया था और किसके थ्रू ये गया है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। फिर जब हमारे इसमें से एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें भी निकाल के देते हैं, बॉडी पार्ट्स वगैरह जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी में भिजवाए जाते हैं, तो वो भी जब हम पुलिस के थ्रू ही भेजते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको डिलीवर करता है, तो हमें उसका भी नाम वगैरह सब चाहिए होता है, सो दैट कोई भी उसके अंदर फैब्रिकेशन नहीं हुई है, हमें क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमने चूँकि इस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में सिर्फ बाहर का एग्जामिनेशन नहीं होता, इंटरनल भी होता है। उसमें हमने बॉडी कैविटीज़ को ओपन करना होता है, जिसके अंदर हम स्कल को ओपन करते हैं, ठीक है, खोपड़ी को, और थोरेसिक यानी कि छाती का एरिया भी खोला जाता है, ठीक है, और एब्डोमिनल भी, पेट को भी। तो वो उसके अंदर से खोलने के बाद एक तो नॉर्मल उसकी देखा जाता है कि ठीक है, जो नॉर्मल एनाटमी होनी चाहिए उसी तरह से है। अगर कोई इंजरी है तो वो कितनी गहराई तक गई हुई है, और इसके अलावा अगर कोई डेथ पॉइजनिंग के केसेस में हुई है, जो जैसे अगर हिस्ट्री में है या नहीं भी है, तो हमारा ये काम होता है कि हमने वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो कि रिक्वायर्ड हैं उनको प्रॉपरली अपने प्रिजर्वेटिव में डाल के फोरेंसिक साइंस एजेंसी तक सेंड करना होता है। इसके अंदर फिर हम हर एक ऑर्गन की, जिसको हम खोलते हैं, ब्रेन की, लंग्स की, किडनी, लिवर, एवरीथिंग, उन सब की डिटेल लिखते हैं। अगर कोई इंजरी नज़र आ जाती है एक्सटर्नली तो उसको दर्ज करते हैं, और अगर इंटरनली किसी ऑर्गन पे कोई डैमेज है तो वो स्पेसिफिक जब ऑर्गन की डिटेल लिख रहे हो तो साथ साथ लिखते हैं इसमें इस तरह डैमेज था, जो भी उसके अंदर हमें नजर आता है। फिक्स्ड फॉर्मेट होता है? हाँ जी, फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। आप इसको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में एज अ रिपोर्ट नहीं, इसके बेसिकली लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है नरेटिव में यह है कि आप कहानी के तौर पे बयान करते जाएं डिटेल में,
और दूसरा एक होता है न्यूमेरिक, जिसके अंदर नंबरिंग होती है और सारे एक एक ऑर्गन कवर किया जाता है। अब Right. हमारा मिक्स सा इस्तेमाल होता है, जो फिक्स पैटर्न जो बना हुआ है हमारे मेडिको लीगल रजिस्टर्स के अंदर, उसमें इस तरह ही है कि नंबरिंग भी है और उसके आगे कॉलम भी है, जिसमें आप एक कोई ऑर्गन मिस भी ना करें और उस ऑर्गन की डिटेल भी आगे लिख दें। Right. तो इसमें हम सामान लिखने के बाद हम अपना, अगर तो हमें समझ आ रही है कि हमें इसके अंदर ये चीज़ नज़र आई है और कोई क्वेरी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मज़ीद कंफर्मेशन की ज़रूरत है, तो हम अपना डिटेल अपना आंसर लिख देते हैं, हमारा ये ओपिनियन है। अगर ऐसी बात नहीं है, हमें शक है किसी चीज़ के ऊपर या हमें बाहर से ख़ास तो कोई एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्पेसिमन भिजवाए हैं तो हम पॉइजनिंग तो नहीं बता सकते इसको हुई है या नहीं, तो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं अनटिल हमारे पास फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। तब तक वो पेंडिंग रहता है। इसके दौरान जो है वो जो कोर्ट में एविडेंस है वो स्टार्ट हो जाता है जब, तो फिर एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन सारा कुछ होता रहता है। तो इसमें एक तो हो गया फिजिकल इंजरी, जी जी, ने किसी को गन शॉट किया या कोई चीज़ मारी, जी जी, तो वो इंजरी आपको बाज़ दफ़ा नेकेड आई से भी नज़र आ जाती है, सम टाइम वो आप उसको काटते हैं तो ऑर्गन का पता लग गया। लेकिन दूसरी सूरत ऐसी भी होती है, सम टाइम किसी को हार्ट अटैक हुआ, जी जी, लेकिन आपने पोस्टमार्टम किया तो पता लगा नहीं पॉइजन दिया गया था, तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें क्या ब्लड टेस्ट होता है, उसका कैसे पता लगता है? हमारे पास बेसिक एक तो हमारे हिस्ट्री बेसिकली सस्पेक्ट होगा कोई सस्पिशन, तो फिर क्योंकि अगर नॉर्मली हॉस्पिटल में डेथ हो गई है तो वो मेडिको लीगल में नहीं आता अगर अनटिल अनलेस एफआईआर नहीं दर्ज हुई। वो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी है जो कि रिलेटिव्स के कंसेंट से डॉक्टर कर सकता है। पैथोलॉजी में जो एग्जामिनेशन कर रहा है वो कर सकता है, ताकि जान सके कि अगर जिंदगी में डायग्नोज नहीं हो सका तो इसको मसला क्या था, ये इसकी डेथ कैसे हुई, अगर कोई डिटेल कराना चाहे पता लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर डायरेक्ट आप डिटेल एग्जामिनेशन सारा करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन रिलेटिव्स चूँकि पाकिस्तान में इतना है नहीं रिवाज, तो वो नहीं उसकी कंसेंट नहीं देते, तो नॉर्मली इसी तरह से दफना दिया जाता है। आपकी बात से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि पोस्टमार्टम जो है ये दो सूरतों में हो सकता है। एक तो पुलिस केस हो कि पुलिस आपके पास बॉडी लेके आए, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि रिलेटिव्स आए, उनको शक हो, बिल्कुल, तो वो पर्सनली प्राइवेट तौर पर भी ये पोस्टमार्टम करा सकते हैं। हाँ, अगर शक है और उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखा दी है तो वो पुलिस के थ्रू ही आएगा। अच्छा। अगर कोई डायग्नोस नहीं हो सका और डॉक्टर चाहता है कि वो करवा ले तो वो रिलेटिव्स की परमिशन लेगा और करवाएगा। तो अगर रिलेटिव्स इनकार कर देते हैं तो फिर नहीं होता। तीसरी सूरत में यह है कि जब बॉडीज जो अननोन बॉडीज होती हैं, यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें मॉर्चरी इसमें जो डायसेक्शन हॉल्स होते हैं एनाटॉमी के, उनमें भी बॉडीज चाहिए होती हैं, तो वहाँ पे भी बॉडीज जाती हैं। तो जो उनकी डिसेक्शन होती है वो एकेडमिक पर्पस के लिए होती है, उसको भी आप ऑटोप्सी का ही नाम दे सकते हैं क्योंकि हर चीज़ खोलते हैं और एग्जामिन करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम स्पेसिमन लेके पीएफएस से नहीं भेजते, वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जब बॉडी आपके पास आई पोस्टमार्टम के लिए, और आजकल आपको पता ही है कि लोग खुद भी ये जो है इसको सर्द खाने में रखवा देते हैं डेथ के बाद, और फिर आपके पास आती है, तो जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई तो आपके पास भी बॉडी जो है वो उसको क्या कहते हैं, सर्द खाने कहते हैं हम लोग, तो उसमें अगर पड़ा है तो उसमें बॉडी का एविडेंस सारा, मतलब आप देखें जैसे हम मीट रखते हैं फ्रीजर में, तो वो उसके बाद जब मेल्ट करते हैं तो उसकी तो वो सारी नहीं, फिजिकल, जब हमारे पास बॉडी आई तो हमारे पास वो सारा जो आप कह रहे हैं ना रिपोर्ट, उससे पहले वाला सीन है। हमने जब उसकी ऑटोप्सी कर दी, देखें आप ना थोड़ा मिक्स कर गए। हमारे पास सबसे पहले एफआईआर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आई, उसके बाद और बॉडी आई। जैसे डॉक्यूमेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होती है तो मेडिकल लीगल ऑफिसर उसी वक्त उस पर एलिगेशन है, बाउंड है वो, कि वो देर किए बगैर फौरी तौर पर कर दे ऑटोप्सी, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी डिले है डॉक्यूमेंट्स को तो आप उसे रखवा देते हैं अपने मॉर्चरी में, जिसके अंदर वो मेंटेन टेम्परेचर के ऊपर रहता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जैसे फ्रिज है, ठीक है, वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए उसको रखवाना पड़ता है बॉडी को, या किसी को हैंड ओवर करना है और पड़ी हुई है, तो वो -20 पे रखी जाती है। ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। फिर दूसरी बात, आपने कहा रिपोर्ट आ जाए तब तक, ऐसा नहीं होता। जब हमने कर ली बॉडी, ऑटोप्सी कर ली, स्पेसिमन निकाल लिए, हम उसकी वापस रीस्टिचिंग करते हैं
और उस बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाता है ओके पुलिस को, जो अपने रिलेटिव्स को देती है और वो उसका जनाजा कर देते हैं। अब हमारे पास जो हमने उसमें से एविडेंस निकालना था हम निकाल चुके हुए हैं और हम उसको ले जाएंगे, हम उसको भिजवा देते हैं, अब उसकी रिपोर्ट ही आगे चलेगी। फिर भी उनको कोई मसला होता है, ये रिपोर्ट ठीक नहीं लग रही या उनको लग रहा है जजमेंट ठीक नहीं हुई, तो वो री एग्जामिनेशन की कॉल करवा सकते हैं, अपनी दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, उसे हम एक्सह्यूमेशन कहते हैं, जो कि मजिस्ट्रेट की परमिशन से होता है। और ये जो पुलिस है, इनके पास भी डॉक्टर्स, अपने डॉक्टर्स भी होते हैं जो उस नहीं। रिपोर्ट को नहीं, वो आप ही से कंसल्ट करेंगे, वो हमसे उसको जो समझने के गवर्नमेंट लिए सेटअप में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके पास थाने, मुतलका थाने दर्ज हैं कि इस थाने की रिपोर्ट आएगी या FIR आएगी तो वो फलाने हॉस्पिटल में ही ऑटोप्सी हो सकती है। जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो ये करते नहीं, ये कर रहे हैं गवर्नमेंट की, और उनके साथ उनके एरिया स्पेसिफाइड हैं और वो उसी हॉस्पिटल के अंदर लिंक्ड है, उधर ही जाएगी उनकी ऑटोप्सी, दूसरा हॉस्पिटल वाला कर भी नहीं सकता। अच्छा, मोस्ट केसेस में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कोई टूल यूज किया, किसी के सर पे जैसे कुछ मार दिया जी। और उसके बाद उसको लटका दिया कि जिसने खुदकुशी की। तो ये दोनों को आप कैसे पता लगता है आपको, क्योंकि उसको तो हैंग कर दिया, वो तो यहाँ पे भी है, तो आप क्या होता है मेडिकली, आप इसको कैसे करते हैं? अच्छा, हिस्ट्री सबसे पहले वही बात है, फिर जैसे उन्होंने जो लिखवाया, अब हमने देखना है कि जो मुताबिकत है उसकी कि उसके साथ के नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर थोड़ी देर के लिए जब बॉडी पड़ी रहती है ना, तो उसके अंदर जो ब्लड है, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया है, तो ब्लड ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है उस एरिया में जिसके ऊपर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी सीधी लेटी हुई है तो फिर वो पूरी बैक के ऊपर, गर्दन के पीछे से लेके पूरी बैक और बाजू के पिछले हिस्से, टांगों के निचले हिस्से पे ब्लड सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि कुछ अरसे में, कुछ टाइम के बाद फिक्स हो जाता है पैटर्न। ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर अगर वो अभी फिक्सेशन नहीं हुई और अगर उसको टेढ़ा कर देते हैं तो वो फिर शिफ्टिंग होती रहती है। लेकिन अगर कुछ देर वो वहाँ बॉडी पड़ी रही है तो ये फिक्सेशन आधे घंटे में होनी शुरू हो जाती है। अभी शुरू होती है, थोड़े अरसे तक वो जैसे कहते हैं ना कच्ची पक्की रहती है और फिर वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाती है। इस फिक्सेशन के बाद अगर उसको आप हैंग कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो फिक्सेशन हो चुकी हुई है, अब वो नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉपरली हैंग हो गई, डेथ हुई है, तो उसकी भी स्पेसिफिक साइंस होते हैं कि गर्दन के गिर्द किस तरह से निशान है। कई दफ़ा तार से खींच के मार दिया और लटका दिया है, लेकिन उन दोनों के भी जो मार्क आएगा गर्दन पे वो डिफरेंट होता है। हैंगिंग का मार्क डिफरेंट होता है, स्ट्रैंगुलेशन का मार्क, स्ट्रैंगुलेशन है तार से या किसी और चीज़ से मार दिया, ठीक है। और जब लटकाई जाती है बॉडी तो पूलिंग ऑफ ब्लड जो है आफ्टर डेथ वो डिपेंडेंट एरियाज में होगी, जैसे लटके हुए बाजुओं में, लटकी हुई टांगों में, इस तरह। तो आप देखते हैं कि ब्लड एक्यूमुलेट कहाँ हुआ है, टाइम ड्यूरेशन का इस तरह से पता लग जाता है कि बॉडी में रिजिडिटी कितनी आ गई है, क्योंकि तकरीबन इनिशियल 12 घंटे नर्म होती है बॉडी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक सीक्वेंस से अकड़ना शुरू होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि बॉडी को दफन करने के बाद पोस्टमार्टम की कॉल ली जाती है कि यार इसको बॉडी को निकाल लें, तो वो जो डिके का प्रोसेस होता है, लेट्स से बॉडी अगर 10 दिन 15 दिन बाद निकाली, तब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको रीड कर लेती है कि क्या हुआ था, पॉइजन दिया अगर गया था। कुछ अरसे तक बाद, यानी चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक्सह्यूमेशन, इसे प्रोसीजर को एक्सह्यूमेशन कहते हैं, यानी कब्र से निकाल के जो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक्सह्यूमेशन की कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। अच्छा, तो आप कभी भी 5 साल बाद, 10 साल बाद भी, 30 साल बाद भी कोई उठ के कहता है कि जी हमने निकाल के दोबारा इन्वेस्टिगेट कराना है, और अगर मजिस्ट्रेट को ये पॉइंट वैलिड लगता है और वो कन्विंस हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि आप इसकी ऑटोप्सी दोबारा करें। लेकिन मेडिकली कितना टाइम होता है? हाँ, लेकिन मेडिकली ये बात है कि तकरीबन 1 साल के बाद आपको बॉडी के ऊपर, फ्लैश के ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती, हड्डियाँ ही रह चुकी होती हैं। फिर आपके पास वो वाले चीज़ें मौजूद हैं जो कि जिन्हें कहते हैं ना गलने सड़ने का प्रोसीजर, वो उसको रेजिस्ट करती हैं। तो वो ऐसे जो ऑर्गन्स हैं उनमें हमारे पास बाल आ जाते हैं, नाखून हैं, दांत हैं और हड्डियां हैं। तो हम फिर यही चारों चीज़ें लेते हैं और इनको फोरेंसिक साइंस एजेंसी में भिजवाते हैं। इनका मकसद यही है कि कुछ मेटालिक पॉइजन्स वगैरह होते हैं ऐसे जो कि बालों में, दांतों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और काफ़ी अरसे तक रहते हैं। तो वो अरसे के बाद भी, यानी कि कुछ ऐसे पॉइजन हैं जो कि
हीट रेजिस्टेंट भी हैं, यानी अगर जला भी दी गई है बॉडी तो वो एशेज में से भी या उसमें से मिल जाते हैं। तो उनको फिर डिटेक्ट किया जाता है। और ये कि हाँ, अगर आप बहुत अरसे के बाद कराते हो तो ऑब्वियसली हमारी लिमिटेशन आ जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें पता लग सकती हैं, फ्रैक्चर पता लग सकता है, या कोई इन ऑर्गन्स में अगर ऐसा पॉइजन दिया था जो इन जगह पे जाके डिपॉजिट होता है वो पता लग सकता है, या कोई बुलेट थी या कोई फॉरेन बॉडी थी जो कि पता लग सकती है। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यू की कोई इंजरी थी या कोई ऐसी चीज़ थी, फिर सॉफ्ट टिश्यू ख़त्म हो गया तो उसके साथ वो इंजरी भी नहीं रहती। राइट, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना क्रिटिकल एरिया है जी जी, कि आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे किसी की सज़ा जो है बिल्कुल वो ऐसे ही मुनस्सिर है, है। मुनस्सिर है। तो ये देखें, बॉडी है, उसमें डिके आ चुका है, फिर भी आप उसको स्टडी कर रहे हैं और उसमें किसी हड्डी में हिट होने का जो अमल है वो इवन कब्र में उतारते वक्त भी कोई चीज़ बिल्कुल लग ऐसे ही सकती है। है। लेकिन ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है कि इससे क्या दफ़ा भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी रिपोर्ट गलत है, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये सिर्फ ऑटोप्सी पे नहीं होता, हमारे पास मेडिको लीगल केसेस भी आते हैं, तो उनको भी हमने इसी तरह से असेस करना होता है। तो अब जैसे आपने भी ये बात की कि कब्र में उतारते वक्त या दफनाते वक्त या निकालते वक्त भी इवन इंजरी अगर हो जाती है तो ये ऑटोप्सी से पहले ही बॉडी को कहीं फॉर एग्जांपल ले जाते हुए उसका सर किसी दरवाजा से लग गया और नया इंजरी बन गई, तो आपने उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि ये आपका एंटीमॉर्टम जख्म था कि ये मरने के बाद बना है। तो उसके अंदर डिफरेंसेस वो भी आते हैं। अगर जिंदगी में हुआ है वो, तो उसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे उस जख्म के, जो ब्लड होगा वो डिफरेंट है। उस इंजरी के ऊपर जो एंजाइम्स आएंगे वो डिफरेंट है। लेकिन अगर मौत के बाद वो लगा है तो उसमें कुछ में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है ना? तो दूसरा जो आप बता रहे थे कि जब मैं बता रही थी दफ़ा चेंज हो जाने वाली बात, वो ये है कि जैसे नॉर्मल जिंदा केसेस आते हैं मेडिको लीगल लड़ाई झगड़े के, नील पड़े हुए हैं तो अलहदा एक सेक्शन लगता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने निगलेक्ट कर दिया और आपने डिटेल नहीं चेकअप किया, क्योंकि आपने इसकी ऑटोप्सी नहीं करनी, आपने इसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं करना है, तो चोटें लगी हुई हैं, तो दांत अगर टूट गए हैं तो उसके अंदर उसका स्पेसिफिक ओपिनियन लेना कि एक ये कि ये फैब्रिकेटेड वुंड तो नहीं बना के लाए। यूजुअली लोग अपने आप को खुद इंजरी करके या ऐसी केमिकल बना के नील बना के आ जाते हैं, तो ये क्या खुद बनाए हुए हैं या ये ओरिजिनली इनको साथ कोई झगड़ा हुआ ही था? वो चीज़ क्या इनकी हिस्ट्री उस चोट के साथ मैच कर रही है? क्या इस नील के नीचे भी जख्म है? मतलब आप एक्सरे वगैरह करवा के खुद को सेव कर लें कि अगर हो सकता है उस नील के नीचे इतनी जोर से चोट लगी हो कि हल्का फ्रैक्चर हो, अगर बाल बराबर फ्रैक्चर भी है तो दफ़ा चेंज हो जाती है। तो उसमें पनिशमेंट भी चेंज हो जाती है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया या जो सेलिएंट है जिसने मारा है उस पर दफ़ा बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, जिसकी हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिए, और अगर असली तोड़ दिए मतलब दूध के दांतों की अलहदा सज़ा है और असली दांतों की अलहदा है। हाँ जी, इस तरह वो काफ़ी डिटेल में होता है। तो पाकिस्तान में जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस है और जो फैसिलिटीज़ हैं और जो टेक्नोलॉजी है, इसको अगर आप कंपेयर करें इस वक्त दुनिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, तो जो ग्लोबली इस वक्त टेक्नोलॉजी या प्रोसेस चल रहा है, आप कहाँ देखती हैं? हाँ, अब पाकिस्तान के अंदर मैं समझती हूँ कि इतना इसको इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे, जबकि एज वी सी द क्राइम रेट उसके हिसाब से इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ज़्यादा लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे अब कुछ लोग, जैसे मैं मास्टर्स कर रही हूँ, इसके अंदर आगे और PhD एंड FCPS को भी प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा लोग करें, ताकि वो ट्रेंड लोग ही अगले लोगों को भी ट्रेन कर सकें और ट्रेन लोग ही ऑटोप्सीज कंडक्ट भी कर रहे हों, ताकि वो उनके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर एक ले मैन को, एक ताज़ा पढ़ के आया बच्चा अभी MBBS किया, जिसने 3rd ईयर में सिर्फ 1 साल ही फोरेंसिक पढ़ी थी, और उसको उसकी ड्यूटी लग जाती है करने के लिए ऑटोप्सी, तो उससे चीज़ें मिस हो सकती हैं, जिससे कि जजमेंट में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया कि एक डेड बॉडी को दफन भी कर दिया है और फिर उसके 6 महीने 8 महीने बाद ले आए, तो ज़ाहिर है आप बीइंग अ डॉक्टर, आपका तो खौफ मुर्दे से उतर चुका है। तो ये सिर्फ मुर्दे से उतरा या मौत से भी खौफ चला गया?
नहीं, मौत बरहक है। बरहक। और ये कि जिस तरह से भी मौत इंसान को आनी है, अल्लाह ताला ने वो क्योंकि पहले आम से इंसान हर इवन मौत बंदे से भी बड़ा डरता है, ज़ाहिर है हाँ, कि हर बंदे का फिक्स्ड है। एक बात तो राइट, ये है कि अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख दिया हुआ है कि आपको इस मुकाम पर इस तरीके से ही मौत आनी है। वो उसमें बिल्कुल, आप जो भी कर लो, उस बिल्कुल, बिल्कुल, आपको किस्मत ने घुमा फिरा के वहाँ ले ही जाना है। बिल्कुल। तो ये है कि अपने बंदा मौत से तो डर इस तरह नहीं लगना चाहिए, लेकिन मौत के बाद से डर लगना चाहिए ताकि अपने बिल्कुल, अमाल को बंदा ट्रू, ठीक रखे, ट्रू, क्योंकि बेसिक तो वही है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये कि मुर्दों से डर नहीं लगता। मुर्दे बेचारे तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो मर चुके हैं, और जो जिंदा हैं उनसे ज्यादा डर लगता है। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आई मीन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है हमें पोस्टमार्टम के बारे में, एंड व्यूअर्स आई होप कि आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अगर आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछें, ताकि डॉक्टर साहिबा से जब हम अगला सेशन करें तो उसमें हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।